नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ 10 के साथ, जहां पर हम कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में होगी एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक। पिछली बैठक में हितधारकों और राजनीतिक दलों से चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने का लिया गया था निर्णय। अहमदाबाद में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। 3 नवंबर तक खान पान और शिल्प कला से लेकर पहनावे तक में दिखाई देगी आदिवासी और जनजातीय संस्कृति की झलक। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा के लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। मानवीय कानून के उल्लंघन का दिया हवाला। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से भी मिले एंटोनियो गुटेरेस। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से दी करारी शिकस्त। और चीन में चल रहे पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने स्वर्ण और पुष्पेंद्र सिंह ने जीता कांस्य पदक। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले बीती 23 सितंबर को इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई थी। पिछली बैठक में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष सदस्य बनाए गए हैं। और अब अगली खबर। अहमदाबाद में आज से आदि महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 3 नवंबर तक इस महोत्सव में आदिवासी और जनजातीय संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें जनजातीय संस्कृति, शिल्पकला, खान पान और आर्थिक प्रयासों के अलग अलग तरीकों को दर्शाने के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां पर हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसी चीजों का प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा अब तेजी से बदलती जा रही है। लगातार नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं और नामांकन का दौर चल रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से नामांकन भरेंगे। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद एक चुनावी सभा को प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 बजे प्रदेश भाजपा दफ्तर में पत्रकार वार्ता करेंगे। और इससे पहले कल देर रात भाजपा ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। कल देर रात जदयू ने राज्य की 5 विधानसभा सीटों पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, धादला और पेटलावद से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उधर कमलनाथ भी आज कई विभिन्न स्थानों पर सभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर जिले से भाजपा के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले गोठे गांव में आज नर्मदा नदी पर प्रार्थना की। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। नर्मदा नदी समाज को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा और सेवा करने की प्रेरणा हमेशा देती रहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर जहां कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को नौटंकी बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से इसका करारा जवाब भी दिया जा रहा है। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बीच दिग्गज नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कन्या पूजन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। नवमी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया था। इसे लेकर सवाल किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये सब उनकी नौटंकी है। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में विजयदशमी के दिन कांग्रेस को ग्वालियर अंचल में करारा झटका लगा। विजयादशमी के दिन 3 कांग्रेस नेताओं आशा दोहरे, अनीता जैन और राकेश जैन ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? इस बीच प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने हुजूर सीट पर घोषित प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार की भी मांग की। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर राजस्थान में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का अपनी पढ़ाई को लेकर झूठा शपथ पत्र देने का मामला गरमाता जा रहा है। कटारिया ने साल 2003 के विधानसभा चुनाव में आमेर विधानसभा क्षेत्र से भरे नामांकन पत्र में खुद को उत्तर प्रदेश में रायबरेली के इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा पास बताया था, जबकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा सीट से भरे नामांकन पत्र में उन्होंने खुद को 10वीं कक्षा पास बताया था। उधर रायबरेली के जिस कॉलेज से कटारिया ने शिक्षा ग्रहण करना बताया है, उस कॉलेज ने लालचंद कटारिया नाम के किसी भी छात्र के अपने यहाँ पढ़ने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, तो वहां पर चुनाव में गौठान को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है और जमकर बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से जमीनी हकीकत को दर्शाती हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगदलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर बिल्लौरी ग्राम पंचायत के इस गौठान को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। गौठान में प्रवेश करते ही दीमक लगी हुई एक लकड़ी का खंभा नजर आया। गौठान के अंदर न मवेशी थे, न मवेशियों के लिए चारा, गोबर रखने के लिए गड्ढे तो हैं, लेकिन उसमें न गोबर नजर आया और न ही वर्मी कंपोस्ट थी, तो बस फटी तिरपाल। सुविधा तो अभी कुछ नहीं है, थोड़ा गोटा नहीं बना दिए हैं। गोठान बनाए हैं। हाँ। और कुछ क्या क्या सुविधा देने के लिए बोले थे आपको? आपको कुछ नहीं बोलने। नहीं, आपको कुछ बोले थे कितना पैसा देंगे, क्या क्या सुविधा देंगे, कुछ बोले थे? नहीं, वो बाहर लोग तो गोटाते हैं 6,000 महीना के बोल के, वो तो नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरबा, घुरवा व बाड़ी का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रदेश भर में गौठान बनाए जा रहे हैं। पहले से ही इस मामले में 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि बस्तर संभाग में 600 गौठान बनना था, लेकिन एक भी गौठान नजर नहीं आ रहा।
गोठान की जहां तक बात है, गोठान जगदलपुर में जाके देख लीजिए, जो कांजी हाउस 45 लाख में बना था, उसके बाद गोठान के रूप में वहां पे 20 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। वो 20 लाख रुपए का एक तिनका भी आपको नजर नहीं आएगा। बांस और बल्ली और भूसा लगा के उस समय जब ये अपना कोरोना आया तो वहां पे गोठान बनाया गया, एक बरसात आते ही खत्म हो गया। गोठान नाम का 1 रुपए नहीं है, 10-10 हजार रुपए मेंटेनेंस के लिए जो आते रहे, कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर खाते रहे। गोठानों के नाम पर किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है, बंदरबात हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि बस्तर में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए गोठानों की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई भ्रष्टाचार है तो सबूत दिखाएं। कांग्रेस ने जो विकास किया है, आप 10,000 से अधिक गोठान हैं और उन गोठानों के बाद उसमें रिपा का भी केंद्र खोला गया। रिपा के माध्यम से भी बहुत से महिलाओं को, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की दिशा में प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में 10,240 गौठान बनाए हैं और इस पर 1,334 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन भाजपा योजना के क्रियान्वयन पर ही सवाल उठा रही है। जगदलपुर से डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ से जमीनी हकीकत को दर्शाती ये रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आपको बता दें, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में आज भी सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 190 मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 218 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। राजधानी में सुबह की सैर करने वालों का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि दिन के मुकाबले सुबह प्रदूषण कम रहता है, लेकिन अब सुबह की हवा भी प्रदूषित सी महसूस हो रही है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कि कॉमन पब्लिक भी है, और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए, सो दैट जो इमर्शन, CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा। साइकिलिस्ट की बात अगर है या जनरल पब्लिक की बात है, अब घरों में पड़े पड़े भी पोल्यूशन तो होता ही है, हैं? क्योंकि ये पोल्यूशन तो वातावरण से है ना। ज़्यादा पोल्यूशन किससे है? इंडस्ट्री से है, मोटर इंडस्ट्री से है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक चलेगा उतना पोल्यूशन होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहेंगे रेगुलर, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, एयर पैसेज क्लियर रहेंगे। पहले थोड़ा पोल्यूशन कम था, लेकिन कल दशहरा था, उसके बाद थोड़ा पोल्यूशन बढ़ गया, मतलब सुबह फॉग ज़्यादा होने लग गया है, और थोड़ा बहुत मतलब महसूस होता है कि आंखों में जलन की लगता है सुबह राइड करते वक्त, तो थोड़ी सी दिक्कत है इस टाइम में भी। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की कल से शुरुआत हुई है। सुबह से ही ढालपुर में देवताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
ढोल नगाड़ों की थाप से पूरी घाटी गूंज उठी। यहाँ पर भव्य देव मिलन को देखने के लिए काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यहाँ ढालपुर स्थित अस्थायी शिविरों में पहुंचे देवी देवताओं की सुबह पूजा अर्चना हुई। इसके बाद देवताओं के रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ। सुबह 8 बजे से देवताओं के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं करीब 1.5 किलोमीटर के इस फासले में लोगों ने जगह जगह पर देवी देवताओं का स्वागत किया। और बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की। तो इस संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग बैठकें की। अपनी बैठकों के दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस और इजराइल आतंकवाद को अपना साझा दुश्मन समझते हैं। वहीं फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमास का हमला न केवल इजराइल के लिए दर्दनाक था बल्कि ये फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी एक आपदा था। के साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान ये प्रस्ताव दिया है कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ लड़ाई को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने गाजा पर लगातार बमबारी को लेकर कहा कि सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। हमास के हमलों से बौखलाई इजराइल की सेना पिछले 18 दिनों से गाजा पर लगातार बमबारी कर रही है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और तेजी से कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका है कि बीते 18 दिनों से चल रहे इजराइल और ईरान समर्थित हमास आतंकवादियों के बीच संघर्ष एक भयानक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें लेबनान के भारी हथियारों से लैस तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन मिलने और लिंग आधारित हिंसा खत्म करने के लिए आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर अन्य महिला कर्मियों के साथ खुद हड़ताल पर थीं। इस अनोखी हड़ताल से देश भर में स्कूल बंद हो गए, सार्वजनिक परिवहन में देरी हुई, अस्पतालों में कर्मियों की कमी हो गई। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए टीवी और रेडियो प्रसारणों में कमी की गई है। पीएम कैटरीन ने उम्मीद जताई है कि उनके मंत्रिमंडल की अन्य महिलाएं भी ऐसा करेंगी। हड़ताल का आह्वान करने वाली आइसलैंड की ट्रेड यूनियनों ने महिलाओं से कहा कि वो घरेलू कामों समेत भुगतान और अवैतनिक दोनों तरह के काम न करें। यहाँ के 90% कर्मचारी इन यूनियनों का हिस्सा हैं। इससे पहले आइसलैंड में बड़ी हड़ताल 24 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उस समय भी 90% महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर भेदभाव के विरोध में सड़क पर उतरी थीं। 3.80 लाख की आबादी वाला आइसलैंड 14 वर्षों से लैंगिक समानता शीर्ष पर है। अमेरिका में कई राज्यों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर मेटा और उसकी सहायक कंपनियों पर केस दर्ज किए हैं। मंगलवार को दायर एक शिकायत में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सहित 33 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों के खतरे के संदर्भ में जनता को बार बार गुमराह किया, जिससे छोटे बच्चों में सोशल मीडिया की लत पड़ गई। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मेटा का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की लत लगाकर बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत खराब करने का आरोप मेटा पर लगा है। मेटा प्लेटफॉर्म और उसके अधीन आने वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हो सकता है। और आइए अब एक नजर डालेंगे कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। वहीं भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपने लेटेस्ट खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी PMI में कही है। S&P ग्लोबल के डेटा के अनुसार भारत की साल 2021 और 2022 से जारी तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2023 में भी लगातार मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा है। RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा का कहना है कि वहीं कुछ महीने पहले की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर थोड़ा अधिक आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि देश अब घरेलू खर्च पर असाधारण रूप से निर्भर है और मांग के अन्य घटकों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा ने कहा कि भारत को वृद्धि के झटकों से बचने के लिए कई तिमाहियों तक 4 से 5% के बीच मुद्रास्फीति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के जो मामले सामने आए हैं उनसे सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम वसूल होने की उम्मीद है। यह रकम पिछले वित्त वर्ष में हुई वसूली से दोगुनी होगी। चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी अधिकारियों को 1.36 लाख करोड़ रुपए कर चोरी का पता चला है। इसमें से 14,108 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1.01 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला था, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2030 तक 18% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होगी, जो कि आज के 6% से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। IEA के प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 ने संकेत दिया है कि सौर, पवन, इलेक्ट्रिक कारों और ताप पंपों जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभूतपूर्व वृद्धि के कारण नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक दुनिया की आधी बिजली प्रदान करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि भारत में घरेलू एयर कंडीशन चलाने के लिए बिजली की मांग 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है, जो पूरे अफ्रीका की मौजूदा कुल बिजली खपत से अधिक होगी। IEA ने अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक में कहा कि भारत में अगले 3 दशक में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में ऊर्जा मांग में वृद्धि सबसे अधिक होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक के दौरान बढ़ी पेंशन का मसला शीर्ष प्राथमिकता पर रहने की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस संगठन ने CBT की 234वीं बैठक के आयोजन को लेकर बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजा है और उन्हें बैठक में उपस्थित रहने को कहा है। यह बैठक अगले मंगलवार को होनी है। केंद्र सरकार बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्धारित फ्लोर प्राइस या न्यूनतम निर्यात मूल्य में कटौती कर सकती है। किसानों और निर्यातकों के व्यापार को नुकसान पहुंचने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बासमती चावल के लिए फ्लोर प्राइस या न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1,200 प्रति मैट्रिक टन से घटाकर $950 प्रति मैट्रिक टन कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर का कहना है कि वैश्विक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है और इस साल इसके 380 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। माथुर ने सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक के मौके पर यह बात कही। डॉक्टर माथुर ने कहा कि अच्छी बात यह है कि निवेश प्रवाह बढ़ रहा है। पिछले साल यह करीब 310 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस साल पहली छमाही में 235 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल यह 380 अरब डॉलर से अधिक होगा। और अब खबर खेल की। वनडे विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर ठीक नहीं रहा। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मैच में जीत मिली है। वहीं नीदरलैंड की टीम अब तक 4 मैच में से सिर्फ 1 मुकाबला ही जीत पाई है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में जहां 6ठे स्थान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड 8वें स्थान पर है। दोनों टीमें आज जब मैदान पर उतरेंगी तो उनकी कोशिश होगी जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को सुधारने की। खेल के बाद बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, तो आइए जानते हैं कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण का शरीर पर क्या कुछ प्रभाव होता है और इससे किन स्वास्थ्य समस्याओं को बड़ा खतरा बढ़ता है।
वायु प्रदूषण जिंदगी के लिए घातक है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM10 जैसी गैसों और कणों का बढ़ा हुआ स्तर हानिकारक है। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो वायु प्रदूषण का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, लेकिन श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का प्रभाव काफी अधिक होता है। वायु प्रदूषण का जो असर पड़ता है, जो हम शॉर्ट टर्म चेंजेस बोलते हैं या बहुत जल्दी जो असर देखते हैं, वो हमारी नाक से लेके फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक देखा जाता है। उसमें सूजन हो जाती है, तो उससे हमें दिक्कत शुरू होती है। जो होती है वो खांसी है, गले में खराश रहना है, छाती में जकड़न, अच्छा ना फील होना। जो लोग ऑलरेडी सांस श्वसन रोग के बीमारी जिनको है, उनके लिए और दिक्कत होती है कि उनकी जो बीमारी कंट्रोल में चल रही थी उसका कंट्रोल चला जाता है और उन्हें सेम नंबर ऑफ दवाइयों पे या सेम डोज पे उन्हें दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ये एक लक्षण होता है कि हमारे शॉर्ट टर्म चेंजेस प्रदूषण के हमारे असर करने लग रहे हैं। श्वास लेने पर वातावरण में उपस्थित प्रदूषित कण श्वसन मार्ग से व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंचते हैं और हानि पहुंचाते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से श्वसन रोग हो, उनकी समस्या बढ़ सकती है और लक्षणों की गंभीरता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण का अधिक स्तर छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए अधिक खतरा साबित हो सकता है। तो जब भी वायु प्रदूषण होता है तो हम सुबह के समय सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और पार्टिकल्स हवा में बहुत देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे में हम जो वो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं सुबह उठ के जाने वाली, वो हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। व्यायाम जो आप बाहर जाके कर सकते हैं, उस व्यायाम को आप अपने घर में कर सकते हैं। ये एक असर है और इसको कम करने का जिम्मेदारी आपके अपने घर से शुरू होती है, आपसे खुद से शुरू होती है। तो आपके अगर व्हीकल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसे आप ठीक कराएं, उसे कम करें। आपके आसपास अगर आप देखते हैं कि कोई पत्ते जला जाता है, रात में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, उसे कम करने के लिए वो जलाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप बंद कराएं। आवश्यक है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो घर से बाहर न जाएं। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को पहचानें और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। मन की बात है।